स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी अलग अलग जो एमसीक्यू की जो सीरीज है स्टेप बाय स्टेप चल रही है और आयुर्वेद के जितने भी पोर्शन हैं उसको कवर किया जा रहा है। और हमने बताया था कि जितने भी आयुर्वेद के जो भी क्वेश्चन हैं आपके नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार, जो राजस्थान का जो नवीन पाठ्यक्रम है, जो नर्सिंग का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके अलग अलग जो एमसीक्यू सीरीज़ हैं वो कवर हो चुके हैं। और इस क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले भी अलग अलग एमसीक्यू सीरीज आप सभी को दी गई है और इसमें जो सीरीज आप देखोगे वो है नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास से रिलेटेड। आपके जो एनएचएम कंपाउंडर की जो भर्ती है, राजस्थान एनएचएम कंपाउंडर की जो भर्ती है, उसमें जो पाठ्यक्रम रिलीज हुआ है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भी एक पोर्शन है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको कवर करना है नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास। और इसी में एक और पॉइंट आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व है, जिसको परिचर्या के अंतर्गत जो है सम्मिलित करना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न जो है बताए जाएंगे। अब जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो नर्सिंग के जो सिलेबस हैं या आयुर्वेद कंपाउंडर फार्मासिस्ट के जो पाठ्यक्रम है उनके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप सभी को दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है और पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाओगे क्वेश्चन को देख करके। जैसे अभी देखिए, पहले हम जो है सरल से कठिन की ओर चलेंगे। नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास पे जो आधारित प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, परिचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बता दें कि जितने भी परिचर्या से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सभी मरीजों की देखभाल और चिकित्सा पे आधारित होने वाले हैं। तो पूछा जा रहा है परिचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना, रोगों की पहचान और उपचार, पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना, ग्रहों की गति का अध्ययन करना। ये नहीं होगा, पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना नहीं होगा, रोगों की पहचान और उपचार। आपको पता है जो नर्सिंग है, नर्सिंग को ही हम हिंदी में परिचर्या कहते हैं और परिचर्या का सीधा सा अगर अर्थ देखा जाए तो देखभाल हम कह सकते हैं। कैसी देखभाल? चारों ओर की देखभाल, चारों ओर की देखभाल। सामान्य शब्दों में अगर बोलें तो चारों ओर की देखभाल को हम परिचर्या कह सकते हैं। चारों ओर की देखभाल को हम परिचर्या कह सकते हैं। नर्सिंग के अंतर्गत आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, दूसरा प्रश्न देखिए, परिचर्या में किन दो श्रेणियों में रोगों को विभाजित किया जाता है। तो परिचर्या में किन दो श्रेणियों में रोगों को विभाजित किया जाता है, जिसमें है संक्रामक और गैर संक्रामक, तीव्र और पुरानी, आनुवांशिक और पर्यावरणीय। उपरोक्त सभी कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सभी जो है परिचर्या के रोगों के अंतर्गत जो है आने वाले। दो श्रेणियों में रोगों को विभाजित किया जाता है। किन दो श्रेणियों में पूछा जा रहा है, तो संक्रामक और गैर संक्रामक, मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तीव्र और पुरानी, जिसमें एक्यूट डिजीज भी आप जानते होंगे, क्योर डिजीज, एक्यूट डिजीज आपने सुना होगा। उसी क्रम में आनुवांशिक और पर्यावरणीय। तो इसलिए अगर देखें तो सभी कुछ ना कुछ बीमारियों के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखिए, परिचर्या में कौन सा उपकरण रोगों के निदान में सहायता करता है। कौन सा उपकरण रोगों के निदान में? बार बार कहा जाता है कि निदान का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं परीक्षण। निदान का मतलब क्या होता है? परीक्षण। ऐसा परीक्षण जिससे रोगों का पता चले, रोगों का जिससे पता चले उसे ही हम क्या कह रहे हैं? परीक्षण कह रहे हैं। या निदान को हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिससे रोग कारण और रोग के बल आदि का पता चले। तो रोग के कारण को जानना, रोग के बल को जानना, रोग के प्रकृति को जानना एक प्रक्रिया है निदान की।
तो परिचर्या में कौन सा उपकरण रोगों के निदान में सहायक है, यानी कि रोगों के बारे में जानने के लिए इनमें से कौन सहायक है। तो थर्मामीटर से हम बुखार की तीव्रता वगैरह जानते हैं, तापमान को जानते हैं, स्टेथोस्कोप से भी हृदय गति वगैरह जो है हम चेक करते हैं, एक्सरे मशीन से भी इंटरनली जो पार्ट है उनको देखा जाता है, उनकी स्थिति को देखा जाता है। तो सभी वाला ऑप्शन जो है सही रहेगा, ऑप्शन डी सभी या उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए, परिचर्या शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो परिचर्या अगर देखें तो एक तरह से सामान्यतः जो है संस्कृत का ही शब्द है। तो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा से ही परिचर्या शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, परिचर्या शब्द में परि का अर्थ क्या है। तो परि यानी कि चारों ओर, अभी हमने बताया ना चारों ओर की देखभाल को ही परिचर्या कहा जाता है। तो इसमें जब हम परिचर्या में संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो परि यानी कि चारों ओर परि का अर्थ होता है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में, और आपका पूरा पैटर्न जो है सीबीटी के बेस पे है, और उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का है और माइनस मार्किंग है 1 नंबर। तो इसलिए जो सटीक हो, जो सही हो, उसी को करने का प्रयास करना है। तो जब तक आप डिटेल चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे, डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। चर्या का अर्थ क्या है, या चर्या का अर्थ क्या होता है। तो चर्या का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो, दिनचर्या पढ़ते हैं, रात्रिचर्या पढ़ते हो, ऋतुचर्या पढ़ते हो, सभी जो है स्वास्थ्यवृत्त के अंतर्गत आते हैं। रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी क्या है, स्वास्थ्यवृत्त के अंतर्गत है। तो सभी स्वास्थ्यवृत्त के अंतर्गत जो चर्याएं आती हैं, चर्या का मतलब होता है दिन भर का आहार विहार क्रियाकलाप जो है वो चर्या के अंतर्गत आता है। तो चर्या का अर्थ पूछ रहा है। अगर परिचर्या का अर्थ अगर पूछे तो परि मतलब चारों ओर बोला गया, और अगर चर्या का मतलब बोला जाए तो व्यवहार करना हो जाएगा, चलना हो जाएगा, या व्यवहार करना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। ठीक है, आप सभी अपनी तैयारी रेगुलर बेस पे करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 19 मार्च से आयुर्वेद एनएचएम का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होगा। 19 मार्च से सभी को पता है, क्योंकि पहली जो डेट थी स्टार्ट की वो डेट टल गई किसी कारणवश। 19 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय जो है आपको मिलेगा। उसके बीच में सारे मानक कंप्लीट करने हैं आपको, जिनके पास है वो तो जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है तो सभी लोग अप्लाई कर देंगे, और तैयारी में जुट जाना है। आ रहा समझ में, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत कम पढ़ना है हमें, तो आप गलत फहमी में हो। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है, 3 मार्क का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 450 नंबर का पूरा पेपर आपका आएगा, और माइनस मार्किंग भी है। तो इतना आसान नहीं रहने वाला है, और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अगर अभी से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो रेगुलर बेस पे क्लास आपको अटेंड करनी है, डिटेल में क्लास अटेंड करनी है। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर जो है सर्च कर लेंगे, वहाँ पे हमारा ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इजी वे में इंस्टॉल कर लीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। आपको वहाँ पे हमारे प्रीमियम कोर्स दिखने वाले हैं, जिसमें एक कोर्स जो है प्रीमियम है, टोटली उसकी वैलिडिटी जो है 2 साल की है। उसमें आप PDF जो नोट्स हैं, सारे डिटेल्स हैं, वो आप प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हो। साथ में आपको लाइव जिस तरह से आपके CBT में टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसी तरह से जिस तरह से टेस्ट होगा CBT एग्ज़ाम जैसे आप दोगे, जैसे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, उसी तरह से ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज MCQ की दी जा रही है। स्टेप बाय स्टेप टेस्ट सीरीज चल रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं, लेक्चर वीडियो पहले के कंप्लीट कराए गए हैं, कुछ लेक्चर वीडियो अभी दिए जाएंगे। तो उसमें इस तरह की सुविधा जो है मिलेगी। एक अलग कोर्स है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, तो आप समझ सकते हैं हाफ प्राइस में वो कोर्स है, और ये फुल प्राइस में। एक की वैल्यू जो है 4000 है, और एक की वैल्यू जो है 2500 है। 2500 वाला जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, 1 साल वैधता है इसकी।
और जो 4000 का कोर्स है इसकी वैधता जो है 2 साल की है। तो ये आयुर्वेद का पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। इसके अतिरिक्त भी हमारे ऐप पे आपको अदर सब्जेक्ट की भी कोर्स मिल जाएगी जो 1500 रुपये की है, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस और कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और पूरे जो है पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, अवेलेबल कराए जाएंगे और उसकी वैलिडिटी जो है 1 साल की है। तो पूरा हर क्लास में आपको इसलिए बताया जा रहा है ना कि आप इधर उधर घूम रहे हो, चीज़ें तलाश रहे हो, लेकिन सही चीज़ आपको मिलेगी नहीं। सारा जो समाधान है हमारे पास है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परिचर्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको परि का भी अर्थ पता चल गया, चर्या का भी अर्थ पता चल गया, तो आप सीधा बता सकते हो परिचर्या का अर्थ होता है चारों ओर की देखभाल करना। आया समझ में? आगे जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको आयुर्भास्कर ऐप पे डिटेल क्लासेस मिलेंगी, तो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कट समझ में आने वाली है। तो आप अदर सब्जेक्ट की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आयुर्वेद की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट है आपका जिसमें, वो आप वो चीज़ लेकर के आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो छोड़ना नहीं है। परिचर्या शब्द के प्रयोग में मुख्य रूप से क्या महत्व है? परिचर्या शब्द के प्रयोग में मुख्य रूप से क्या महत्व है? परिचर्या शब्द मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो क्या है? भोग के लिए नहीं है, सेवा और देखभाल के लिए, अध्ययन के लिए, खेल के लिए। किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? सेवा और देखभाल के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। और जैसा कि हम बता रहे थे, तो हमारे ऐप पे जो आयुर्वेद का कोर्स चल रहा है, आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर का कोर्स चल रहा है, वो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। ये बैनर आपको ऐप पे आपके कोर्स का बैनर ऐसे ही दिखेगा। ये कोर्स जो है प्रीमियम कोर्स है, 4000 इसकी वैल्यू है, 4000, 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आयुर्वेद का पूरा सब्जेक्ट आपका कवर कराया गया। ये वो भी स्टूडेंट इस कोर्स को लेके पढ़ सकते हैं जो DAN&P कोर्स राजस्थान में कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी इस कोर्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। इसको इस तरह से पढ़ाया गया कि टोटली आपके सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट जो है इसमें कवर कराए गए हैं। तो आप भी ले सकते हो, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। बाकी एक और भी आपको कोर्स दिया जा रहा है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो 2500 का कोर्स भी लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हर स्टेट के आयुर्वेद नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, आयुर्वेद ऑफिसर, यहाँ तक कि एलोपैथ, होम्योपैथ आदि सभी जो कोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से ऐप लेकर के वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, परिचर्या का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो परिचर्या का ज़्यादातर जो उपयोग है वो किस क्षेत्र में हो रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में परिचर्या का उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि हम चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। परिचर्या से संबंधित एक और महत्वपूर्ण शब्द क्या है? परिचर्या से संबंधित एक और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? वो है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखिए, कितने बेहतरीन प्रश्न हैं। कई क्लास में आपको क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बताया गया, लेकिन आप नहीं बता रहे क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ते तो आप जरूर बताते थे, लेकिन आप जो है कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप जो है सीरियस नहीं हो, नहीं पढ़ रहे हो। परिचर्या सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो आप सभी को पता होगा कि परिचर्या को विकसित करने वाली जो महिला है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको कहा जाता है द लेडी विथ लैम्प, मतलब लालटेन वाली महिला। वो उनका उपनाम के जगह पे भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि द लेडी विथ लैम्प बता सकते हैं। परिचर्या में रोगी का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? परिचर्या में रोगी का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत गोपनीयता के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आप किसी रोगी की देखभाल कर रहे हैं, इलाज में सहायता कर रहे हैं, तो वो उसके अधिकार
व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि आप किसी भी चीज को व्यक्तिगत तौर पे गोपनीय ही रखेंगे, किसी आगे किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, ये उसके अधिकार के अंतर्गत है। 13वां प्रश्न देखिए, कौन सा सिद्धांत परिचर्या का अविभाज्य हिस्सा है? कौन सा सिद्धांत जो है परिचर्या का अविभाज्य हिस्सा है? वैद्यकीय नैतिकता। वैद्यकीय नैतिकता क्या है? वैद्यकीय नैतिकता का मतलब क्या हो गया? चिकित्सा कार्यों में जो भी व्यक्ति विशेष या जो भी कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, उनके अनुशासन, सिद्धांत, उनके कार्य, ये सारी चीजें जो हैं वैद्यकीय नैतिकता में सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिचर्या सिद्धांत में स्वास्थ्य संवर्धन का क्या मतलब होता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। परिचर्या सिद्धांत में स्वास्थ्य संवर्धन का क्या मतलब होता है? तो स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब होता है जीवन शैली में सुधार करना। जो जीवन शैली है उसमें सुधार करने को ही स्वास्थ्य संवर्धन हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिचर्या सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो परिचर्या सिद्धांत मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग हम कह सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है? तो अगर हम देखें तो परिचर्या सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करना। और अगला प्रश्न अगर देखा जाए, कह रहा है नर्सिंग सेवाओं में आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार की चिकित्सा को प्राथमिकता दी जाती है? तो अगर देखा जाए तो आहार चिकित्सा जो है नर्सिंग सेवाओं में आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार की चिकित्सा को प्राथमिकता दी जाती है? आहार चिकित्सा को प्राथमिकता मिलती है आयुर्वेद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो। अगला प्रश्न, आयुर्वेद में नर्सिंग के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है? तो अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में नर्सिंग के लिए सभी ज्ञान आवश्यक हैं। औषधि का भी ज्ञान होना चाहिए, मानव शरीर की संरचना का भी ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य और जीवन शैली का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेद में नर्सिंग सेवाओं में मनोवैज्ञानिक सहायता का क्या महत्व है? आयुर्वेद में नर्सिंग सेवाओं में मनोवैज्ञानिक सहायता का क्या अर्थ है? तो मनोवैज्ञानिक सहायता तो आपको पहले ही पता चल रहा है, मनोवैज्ञानिक सहायता का मतलब कि मानसिक सहायता की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? रोगी की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए, किसके लिए? रोगी की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ऑप्शन बी पे जो है टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात जो है आ गई, क्योंकि नर्सिंग की टोटली अगर शुरुआत कहें, नींव कहें, जो नर्सों को इस समय रिस्पेक्ट मिल रही है, नर्सों का जो कार्य क्षेत्र जो है बढ़ा है, वो इनकी ही देन है। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस बात के लिए जाना जाता है? तो किस बात के लिए जाना जाता है? चिकित्सक बनने के लिए? जी नहीं। आधुनिक नर्सिंग की जनक, औषधियों का आविष्कार, रोगों की खोज। किस लिए? आधुनिक नर्सिंग की जनक। प्रश्न हो सकता है आधुनिक नर्सिंग की जनक किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। द लेडी विथ लैम्प बता चुके हैं। नर्सिंग स्कूल की पहली स्थापना कब हुई थी? तो नर्सिंग स्कूल की पहली स्थापना हुई थी 1860 में। कब हुई थी? 1860 में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध के दौरान नर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता अधिक महसूस की गई? तो वो युद्ध था क्राइमियन का युद्ध। कौन सा युद्ध था? क्राइमियन युद्ध जो था उस समय ज्यादा जो है नर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता महसूस की गई। तो प्रश्न नंबर 21 जाएगा आपका सी वाले ऑप्शन के साथ आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1919 में किस संगठन की स्थापना हुई थी जो नर्सिंग शिक्षा का मानकीकरण करेगा? ठीक है, 1919 में किस संगठन की स्थापना हुई थी जो नर्सिंग शिक्षा का मानकीकरण मतलब मानक तय करेगा? तो वो है आईसीएन। कौन है? आईसीएन, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग हम यहाँ पे कहेंगे, नहीं तो आईयूसीएन होता है। ठीक है, आईसीएन।
23 नंबर प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति ने नर्सिंग के विकास में किस तरह का योगदान दिया? तो औद्योगिक क्रांति ने किस तरह का योगदान दिया है? पेशेवर नर्सों की आवश्यकता को ये जो है पूरा करने का योगदान जो है इनका रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किस नर्सिंग कोर्स को पहली बार औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था? तो किस नर्सिंग कोर्स को पहली बार औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था? तो शुरुआत में कौन सा कोर्स पहले आया था? स्नातक नर्सिंग कार्यक्रम? जी नहीं। मास्टर नर्सिंग कार्यक्रम? नहीं। केंद्रीय नर्सिंग? नहीं। नर्सिंग डिप्लोमा सबसे पहले जो है स्थापित किया गया था। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नर्सिंग का डिप्लोमा जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसमें नर्सिंग के सिद्धांत और प्रथाओं का विवरण था? एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे तो जो किताबें हैं या जो भाषा है अंग्रेजी में लिखी हुई तो उसका या तो प्रोनाउंसिएशन लिखा जाएगा या सेम वैसे ही विथ स्पेलिंग वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि उसी तरह से क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पे आपको दिया जाए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसमें नर्सिंग के सिद्धांत और प्रथाओं का विवरण था? तो ये भी प्रश्न हो सकता है ना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग के सिद्धांत और प्रथाओं को किस किताब में सम्मिलित किया था? तो आप कह सकते हो वो किताब है कौन सी? नोट्स ऑन नर्सिंग। कौन सी किताब है? नोट्स ऑन नर्सिंग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कार्य नर्स के कर्तव्यों में नहीं आता है? इनमें से कौन सा कार्य जो है नर्स नहीं करती या उनके कर्तव्यों में नहीं आता है? रोगी की देखभाल करना जो है उनके कर्तव्यों में है, और उसके अतिरिक्त देखा जाए तो चिकित्सा निदान करना, चिकित्सा निदान यानी कि रोग के कारण का पता करना इनके अंतर्गत नहीं है। दवाएं देना, रोगी के साथ संवाद करना, तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो इनके अंतर्गत नहीं आती है। चिकित्सा का निदान करना कौन सा नर्स के कर्तव्यों में नहीं आता है? देखिए पूछा जा रहा नहीं आता है, अगर आता है पूछा जाए तो लगभग आप देखें तो रोगी की देखभाल करना आएगा ही, दवाएं देना आएगा ही, रोगी के साथ संवाद करना ये भी आएगा ही। ये नहीं कर सकती हैं इनके कर्तव्यों में चिकित्सा निदान करना, ये जो है इनके कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। न ही ये चिकित्सा कर सकती हैं, न ही रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं परीक्षण के दौरान। किस स्थिति में नर्स को डॉक्टर से तात्कालिक रूप से संपर्क करना चाहिए? जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक है, तो सोच समझ के भी आप जवाब दे सकते हो। इसका आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर लिखा कीजिए, ऑप्शन अगर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ लिखिए, नहीं तो आंसर आप लिख दीजिए ताकि हमें पता चलेगा। आसान प्रश्न है, किस स्थिति में नर्स को डॉक्टर से तात्कालिक रूप से संपर्क करना चाहिए? जब रोगी सामान्य स्थिति में हो, जब रोगी गंभीर रूप से पीड़ित हो, जब रोगी को आराम मिल रहा हो, जब रोगी का कोई सवाल हो। अब आप बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नर्सों की सहायता और योगदान के बिना सफल नहीं हो सकता है? तो अगर देखें तो लगभग बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोग्राम हैं जो कि नर्सों को फील्ड में लाया जाता है और वो सारे काम जो है करते हैं। चाहे आप पोलियो पिलाने की बात कर लीजिए, टीकाकरण की बात कर लीजिए या अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात कर लीजिए, नर्सें उन कार्य को बड़ी ही तत्परता से करती हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नर्सों की सहायता और योगदान के बिना सफल नहीं हो सकता है? तो वो है कौन सा? जल स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम है, जल स्वच्छता कार्यक्रम है, वृद्धाश्रम का प्रबंधन है, विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सही कीजिएगा, जल स्वच्छता कार्यक्रम, वृद्धाश्रम प्रबंधन, विद्यालयों की शिक्षा कार्यक्रम, इसमें ये होगा टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण के जो भी कार्यक्रम हैं बिना नर्सों के योगदान के सफल नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नर्सें सामाजिक सेवा में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? नर्सें जो हैं सामाजिक सेवा में किस प्रकार अहम भूमिका निभा सकती हैं? तो ऑप्शन आप देखिए, केवल चिकित्सा सहायता प्रदान करना,
या चिकित्सा सहायता प्रदान करके, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैला करके, केवल रोगियों की देखभाल करके, अस्पतालों में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर के। तो अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकती हैं स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैला करके। वो जो है अपने कार्य का निर्वहन भी कर सकती हैं और अपनी मुख्य भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी निभा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। 30 नंबर का प्रश्न क्या है? 30 नंबर का प्रश्न है कि नर्सों की नेतृत्व क्षमता का उपयोग किस स्थिति में होता है? तो नेतृत्व क्षमता मतलब कि नर्सें जो है किसी दल का नेतृत्व कर सकती हैं, किसी दल को लेकर के वो किसी कार्य में सम्मिलित हो सकती हैं। तो नर्सों की नेतृत्व क्षमता मतलब उनकी क्षमता जो है नेतृत्व करने की, दिशा निर्देश देने की। तो नर्सों की नेतृत्व क्षमता का उपयोग किस स्थिति में होता है? रोगियों की देखभाल में एकीकृत दृष्टिकोण प्रतिबंधित करना, केवल चिकित्सा उपचारों में, केवल समय का प्रबंधन करने में, रोगी को अस्पताल से छुट्टी देने में। तो अगर देखा जाए तो पहला एकदम सटीक आंसर है, रोगियों की देखभाल में एकीकृत दृष्टिकोण प्रबंधित करना, यानी कि वो दल को लीड करेंगी, जो भी उनका ग्रुप होगा उसकी लीडर बन करके वो लीड करेंगी और सबको एकजुट करके उस कार्य को करने के लिए बाध्य करेंगे। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में नर्सें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं? किस प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में? तो अगर देखें तो परिवार नियोजन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम ही है, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण कार्यक्रम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही होंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रोगियों और उनके परिवारों के साथ नर्सों का संवाद किस प्रकार से होना चाहिए? केवल चिकित्सकीय भाषा में? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हृदयघात हुआ है तो उसे बताएं कि नहीं कार्डियक अरेस्ट आया है, तो मेडिकली भाषा है। कार्डियक अरेस्ट मेडिकल भाषा में ज़्यादातर लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, अगर टीबी बोले तो कई लोग कह सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसको भी नहीं लोग जानेंगे। डायरेक्ट टीबी बोल दे तो जान सकते हैं। तो सामान्य भाषा जिसमें पेशेंट समझे उस भाषा में बात करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो कतई सही नहीं होगा। सरल और स्पष्ट भाषा में, केवल लिखित रूप में, केवल डॉक्टर की अनुमति के बाद, तो आप ये वाला ऑप्शन सही करोगे, सरल और स्पष्ट भाषा में। तो नर्सों को सदैव ही रोगी या रोगियों के परिवारजनों से बहुत ही सरल, साधारण भाषा और स्पष्ट भाषा में बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नर्सों की समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने की भूमिका क्या होती है? केवल रोगियों की देखभाल करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना, केवल अस्पताल के प्रबंधन में सहायता करना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना ये सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर, किस कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सें जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं, कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? तो वो कार्यक्रम होगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नर्सें जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए बता चुके हैं और ये आ भी गया है, आपको आंसर अच्छे से पता होगा, लेडी विद द लैम्प ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न, 36, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में नर्सिंग सेवाएं प्रदान की थी? अब देखिए यहां पे प्रश्न आ रहा है, पहले इसके प्रश्न था किस युद्ध में नर्सिंग सेवाओं की ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी, और यहां पे प्रश्न आ रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में नर्सिंग सेवाएं प्रदान की थी। तो वो युद्ध था कौन सा? क्रीमिया युद्ध। आंसर सेम है, वहां पे भी क्रीमियन युद्ध बताया गया था, यहाँ पे क्रीमिया युद्ध लिखा हुआ है। अगला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार किया? किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार किया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा सुधार किया गया नर्सिंग शिक्षा और अस्पताल प्रबंधन के कार्य में बहुत ही ज्यादा सुधार इनके कार्यों के द्वारा हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का प्रमुख योगदान क्या था? तो पहले अस्पताल की स्थापना नहीं, नर्सिंग को एक पेशे के रूप में स्थापित करना, स्वास्थ्य बीमा शुरुआत, चिकित्सा विज्ञान के विकास, ये
नर्सिंग को एक पेशे के रूप में स्थापित करने का जो कार्य था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया और इसमें उनका प्रमुख योगदान था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस संस्था की स्थापना की थी? भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस लंदन या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना किया था? तो उन्होंने किया था स्थापना नर्सिंग स्कूल यानी कि सेंट थॉमस का जो स्थापना है लंदन में किसके द्वारा किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। ठीक है, प्रश्न ये भी हो सकता है कि नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस लंदन में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आप बता सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। प्रश्न जो है किसी तरह भी घुमा के आ सकता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डेटा संग्रहण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? आप जब परिचर्या का सब्जेक्ट पढ़ते हो, नर्सिंग के सिद्धांत पढ़ते हो, नर्सिंग के कार्यों के बारे में पढ़ते हो, तो आपको वार्ड रिपोर्ट तैयार करने के लिए बताया जाता है, ग्राफ के लिए बताया जाता है। तो इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डेटा संग्रहण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया था? उन्होंने ग्राफ और चार्ट का प्रयोग किया था। तब से जो है मेडिकल फील्ड में ग्राफ और चार्ट जो है डेटा संग्रहण के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का योगदान किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तनीय था? केवल चिकित्सा शोध, केवल नर्सिंग प्रशिक्षण, समग्र स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, केवल रोगियों की देखभाल? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि समग्र स्वास्थ्य देखभाल में इन्होंने सुधार किया है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर नर्स को गाउन पहनना अनिवार्य होता है? ये तो आप सभी को पता होगा। किस स्थान पर गाउन पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है? इसका आंसर आप दोगे कमेंट में लिख करके कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया के दौरान नर्सों को पीपीई, आपने देखा होगा ना कोरोना समय में पीपीई किट बहुत बार सुनने को आया। तो कोरोना कैसी बीमारी थी? संक्रामक रोग था। तो क्या कह रहा है, किस प्रक्रिया के दौरान नर्सों को पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य है? तो रोगी की देखभाल में, दवा संग्रह में, संक्रामक रोगों के उपचार में, सामान्य देखभाल में। तो संक्रामक रोगों के उपचार में इसको पहनना कंपलसरी होता है, जिससे नर्स जो है अपने आप को भी संक्रमण होने से बचा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग कब तक किया जाना चाहिए? कब तक करेंगे? एक ही बार डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज करते हैं, क्योंकि एक बार पहनने के बाद वो खराब हो गया तो एक बार ही उपयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। 45 नंबर प्रश्न, हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में किस प्रकार के कचरे को बायोहजार्ड कहा जाता है? तो ऐसा कचरा जो जैविक और संक्रमित कचरा है उसे बायोहजार्ड कहते हैं। ऐसा कचरा जो कि जैविक है लेकिन खतरनाक है। रोगियों को दवा देते समय नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रोगियों को दवा देते समय नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? केवल अपने पसंद की दवा देनी चाहिए? नहीं। केवल डॉक्टर के आदेश का पालन करना, दवा के सही नाम और खुराक की पुष्टि करना, कोई भी दवा दे देना। दवा के सही नाम और खुराक की पुष्टि करना रोगियों को दवा देते समय नर्स का एक अहम और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य होता है। अगला प्रश्न देखें, सिरिंज को सही तरीके से निपटान करने का क्या तरीका? अभी बता दिया गया ना आपको बायोहजार्ड्स, तो इसे बायोहजार्ड्स कचरे में डालना। ठीक है, किसी भी सामान्य कचरे में नहीं डाल सकते इसको। किसी प्रक्रिया में रोगियों के लिए फॉलोअप देखभाल की जरूरत होती है? किस प्रक्रिया में? किस प्रक्रिया में रोगियों के लिए फॉलोअप देखभाल यानी कि उनके पीछे पीछे रह करके उसकी देखभाल करनी होती है। कब? जब रोगी की बड़ी सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, उस स्थिति में फॉलोअप देखभाल की जरूरत होती है। तो सर्जरी के बाद ये वाला आप जो है ऑप्शन टिक करोगे। 49 नंबर प्रश्न, हॉस्पिटल में कपड़े को धोने का सही तरीका क्या है? तो कपड़े को धोने के लिए उच्च तापमान का प्रयोग होना चाहिए और रोगाणुनाश का उपयोग करना है। तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है हम करते हैं लास्ट में, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रश्न देखिए, रोगी की देखभाल में ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? केवल स्वच्छता, दवाओं का सही उपयोग, रोगी की भावना और आराम, अस्पताल का वातावरण। पहला
जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो केवल स्वच्छता कतई सही नहीं होगा, दवाओं का सही उपयोग नहीं, रोगी की भावना और आराम का भी जो है ख्याल रखना है। तो रोगी की देखभाल में ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है रोगी की भावना का ख्याल रख करके उसे आराम जो है देना। तो ये हुए प्रश्न आपके नर्सिंग परिचर्या और अभ्यास का जो टॉपिक था उससे रिलेट करके आपके 50 प्रश्न जो है यहाँ पे तैयार किए गए। इसके बाद से भी आप अगर देखें तो आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारे टर्म और टॉपिक जो हैं, बहुत सारे टॉपिक और पॉइंट्स जो हैं मेंशन हैं। लगभग अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक अगर देखें तो 15 पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगर 50-50 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इतने से नहीं होने वाला है। आपको पूरे जो है युद्ध स्तर पे तैयारी करनी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो मेरिट बेस पे भर्ती आई हुई थी आपके स्टेट में, राजस्थान में, तो उसमें जो है कई स्टूडेंट्स के मेरिट होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो भी स्टूडेंट इस भर्ती में अप्लाई करने वाले हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और आप अभी धीमी गति में चल रहे हो कि नहीं यूट्यूब से देख करके पढ़ लेंगे, किसी किताब से देख करके पढ़ लेंगे, नहीं होने वाला है। आपको पूरे युद्ध स्तर पे लग करके पढ़ाई करनी होगी, तभी जा करके आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो पाएगा। आ रहा समझ में? तो जल्दी से जल्दी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आप गूगल के प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पे आयुर भास्कर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे हमारा ऐप आएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, अपने नंबर से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद से आप टोटली जो है वहाँ पे कोर्सेज देख सकते हैं। टोटल कोर्सेज आपको वहाँ पे दिखेगा, और आप उसकी जो है फीस ऐप के थ्रू ही पेमेंट करके आप कोर्स ले सकते हैं। जैसे ही आप फीस पेड करते हो आपको पूरा कोर्स जो है मिल जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे सोशल अकाउंट से ऐड होना है ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे, भर्ती के बारे में अप टू डेट रहें आप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लिया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल हमारे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप इजी वे में क्लिक करके आप हमारे अकाउंट से ऐड हो सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इंतजार करते रहते हैं कि हमारी क्लासेस कब आएंगी, तो उन स्टूडेंट्स तक आप जो है वीडियो पहुंचा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।